WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर, साथ ही में ब्रे वाइट के बारे में भी बात करेंगे, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में भी बात करेंगे, ब्लू कैन के बारे में भी बात करेंगे, रोमन रेंज और जे उसो के मैच के एंडिंग के बारे में बात करेंगे, रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और बेचियासी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। साथ ही में रॉक को लेकर एक गुड न्यूज़ है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो मंडे नाइट रॉ की जो पिछले हफ्ते की रेटिंग्स थी वो थी 1.828 मिलियन व्यूज, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो एक वाहियात सा एपिसोड तक कुछ ज़्यादा अच्छा इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी जो रेटिंग्स है वो काफ़ी कमाल की आई है और मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आनी चाहिए, लेकिन जो रेटिंग्स है वो आई है 1.809 मिलियन व्यूज़, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग्स है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस कैशन से। तो डेमियन प्रीस्ट ने इस साल का जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है वो जीता है, तो ऐसे में इस साल के मनी इन द बैंक होल्डर जो है वो सक्सेसफुली उसको कैशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। और WWE ने इसको सक्सेसफुली कैशन भी करना है और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर कैशन करना है। तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि अगर डेमियन प्रीस्ट कैशन करेगा तो वो फिन बेलर के ऊपर ही करेगा। क्योंकि जो सेथ रॉलिंस है उसकी जो फ्यूड है वो फिन बेलर के साथ चली हुई है, लेकिन अगर वो सिनेरियो आप लोग ज़रा सोचो कि जब फिन बेलर सेथ रॉलिंस को हरा के उसके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीते और उसी समय डेमियन प्रीस्ट आकर उसी के ऊपर कैशन करे, तो जजमेंट डे का ब्रेकअप भी हो जाएगा और क्या कमाल का जो कैशन है वो हो जाएगा डेमियन प्रीस्ट का, और डेमियन प्रीस्ट जो है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू अपडेट्स कुछ सिनेरियो है डेमियन प्रीस्ट के मनी इन द बैंक कैशन को लेकर। तो आप लोगों को कैसा लगा? फिन बेलर के ऊपर कैशन करना चाहिए सेथ रॉलिंस के ऊपर? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अब WWE की थोड़ी प्रॉफिट के बारे में। तो जो WWE है वो इस समय काफ़ी कमाल धमाल कर रही है हर मामले में उसकी। अगर आप लोग शोज देखो तो टिकट धड़ाधड़ बिकती है, मर्चेंडाइज सेलिंग की बात करो, लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो WWE का इस समय जो WWE में मर्चेंडाइज सेलिंग चल रही है तो ये एटीट्यूड एरा से काफ़ी ज़्यादा है। तो एटीट्यूड एरा से भी ये करंट जो मर्चेंडाइज सेलिंग है वो आगे निकल चुका है। तो आप लोगों को पता होगा कि एटीट्यूड एरा किस तरीके से उस समय रेसलिंग की जो क्रेज थी वो फैंस के बीच में थी, लेकिन अब अगर उस समय की मर्चेंडाइज सेलिंग को अभी का WWE बीट कर रही है तो फिर WWE वाकई में कमाल धमाल कर रही है। फिर आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में अंडरटेकर ने बात की है कि अगर आप लोगों को ब्रे वाइट को लाना है तो उसका ईटर्स ऑफ वर्ल्ड वाला कैरेक्टर लेके आओ, क्योंकि वो पीस ऑफ गोल्ड है। तो अंडरटेकर के नज़र में जो ब्रे वाइट का ईटर्स ऑफ वर्ल्ड वाला जो वाइट फैमिली वाला ब्रे वाइट है वही एक कमाल धमाल कर सकता है, क्योंकि जो पिंड है उसको आप ज़्यादा सुपरस्टार के सामने जो है वो हरा नहीं सकते और दूसरे उसको बड़े बड़े सुपरस्टार के सामने कम्पीट भी करना है। तो ऐसे में ये पिंड की गिमिक के लिए अच्छी बात नहीं है। और ईटर्स ऑफ वर्ल्ड वाला जो कैरेक्टर है ब्रे वाइट का, तो वो उसको अगर आप लोग हरा भी दो तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा और वो एक पीस ऑफ गोल्ड है। तो आप लोग अंडरटेकर के इस बात से एग्री करते हो या नहीं? वेल इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच से। तो सर्वाइवर सीरीज में ये मैच हमें देखने को मिल सकता है अपडेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे पहले जो सेथ रॉलिंस है उसके उन्होंने रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान रोमन रेंज के बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें कही कि ये जो बंदा है उन्होंने दोनों टाइटल यानी अनडिस्प्यूटेड टाइटल को कैरी किया हुआ है, लेकिन टेलीविजन के ऊपर आता नहीं और ना ही WWE को ज़रूरत पड़ती मुझे ये सेकेंडरी टाइटल देने की, क्योंकि जो रोमन रेंज है वो अपनी ड्यूटी अगर सही से निभाता, रेगुलरली अपनी शोज पर अपेयर होता, रेगुलरली अपनी टाइटल को डिपेंड करता, तो ऐसे में WWE को ये नौबत ही नहीं आती कि वो इस सेकेंडरी टाइटल को मेन रोस्टर पर इंट्रोड्यूस करवाती। तो ऐसे में जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने रोमन रेंज की थोड़ी सी चिल दी है। तो और हाँ, जो अपडेट निकल के सामने आई है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के मैच को लेकर, तो इस साल जो सर्वाइवर सीरीज़ है उसको WWE ने अनाउंस कर लिया है। उसकी जो डेट है वो 25 नवंबर की बताई जा रही है, लेकिन इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज़ है वो वार गेम्स का नहीं होने वाला। आई थिंक कि ऐसी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस साल सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम्स होगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये ब्रांड सुपरमेसी के लिए जो है सर्वाइवर सीरीज़ होगा और यहाँ पर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस जो है वो आमने सामने आएंगे। तो आप लोग इसका मैच देखना चाहते हो सर्वाइवर सीरीज में? वेल इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्लू कैन से। तो ब्लू कैन, रेड कैन तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि कैन का कैरेक्टर है जो कि आते हैं WWE के अंदर, लेकिन जो ब्लू कैन है वो इस समय ट्विटर के ऊपर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं और ये एक सुपरस्टार है और उन्होंने बिल्कुल जो कैन वाला गिमिक है उसको उल्टा कर लिया है। जिस तरीके से आप लोगों को जो रेड कैन है उसके
एंट्रेंस टाइम पर जो पटाखे वगैरह बजते थे, जिस तरीके से उसकी पैर वगैरह वो जो रिंग के अंदर होते थे तो चारों कॉर्नर से जो आग निकलती थी, लेकिन इसके कैरेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल वो स्नो जैसे बर्फबारी सी हो रही होती है जब एंट्री करता है, और जैसे वो रिंग के अंदर आता है तो वहाँ पर भी बर्फबारी होती है। और जो ब्लू कैन है वो इस समय ट्विटर के ऊपर एक काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ बनी हुई है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मैट कार्डोना है उन्होंने उसको चैलेंज भी कर दिया है ब्लू कैन ने एक प्रीजर मैच के लिए। तो प्रीजर मैच पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ब्लू कैन ने मैट कार्डोना एक जैक राइडर को चैलेंज कर दिया है प्रीजर मैच के लिए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्लू कैन का ये जो प्रीजर मैच है ये किस तरीके से होता है और क्या होता है इसमें, क्योंकि ये दोनों जो सुपरस्टार है वो इंडी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर कम्पीट कर रहे हैं इस समय। तो आने वाले टाइम में अगर WWE, क्योंकि ट्विटर के ऊपर ज़्यादा बातें हो रही है ब्लू कैन के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बड़ी हुई है ब्लू कैन को लेकर, तो ऐसे में अगर WWE चाहती है कि एक फनी एलिमेंट जो है, एक फनी एलिमेंट या जो WWE की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फैंस हो वो अट्रैक्ट हो, तो ब्लू कैन को साइन कर सकती है। तो आप लोगों को ब्लू कैन के बारे में कैसा लगा? इसके साथ हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन से। तो ब्लड लाइन जो है वाकई में कमाल धमाल कर रही है और करंट में एक हॉट टॉपिक है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। क्योंकि जो रिसेंट का स्मैकडाउन का एडिशन चला तो वहाँ पर रोमन रेंज और जो ऊसोस का और सोलो सिकोया पॉल हेमन का, इनकी सारों का जो स्टार्टिंग का सेगमेंट था वो करीबन 36 से 39 मिनट्स के करीब गया था। लेकिन जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी वो पीक लेवल पर कब पहुंची थी, तो आप लोगों को बता दूं कि 15-15 मिनट के क्वार्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ 5:30 बजे होता है लेकिन शुरू होता है स्मैकडाउन, लेकिन यूएसए के हिसाब से ये वहाँ पर 8 बजे स्टार्ट हो जाता है स्मैकडाउन का एडिशन। तो फर्स्ट हाफ यानी फर्स्ट क्वार्टर में जो कि 15 मिनट का होता है 8 से 15-8 तक, इस टाइम पर जो व्यूवरशिप थी स्मैकडाउन की वो थी 2.51 मिलियन, इतनी सी थी। लेकिन इसके बाद जो 15 से 30 मिनट का गैप था, यानी 8:15 से 8:30 बजे तक का जो टाइम था, ये क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर था, इस समय जो व्यूवरशिप थी स्मैकडाउन की वो थी 3.07 मिलियन व्यूज़। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ब्लड लाइन का जो स्टोरी है वो कितनी कमाल धमाल कर रही है। तो 3.07 मिलियन व्यूअर्स भी कुछ कहलाते हैं। और इस समय जो रोमन रेंज और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो टेलीविज़न के ऊपर इतनी रेटिंग्स ड्रॉ कर रहा है। तो वाकई में जो रोमन रेंज है वो कमाल के है। और आप लोगों को कैसा लगा ये जानकर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में जो है अपडेट तो नहीं है, लेकिन ग्रेसन वालर का जो रिसेंट में एज के साथ मैच हुआ तो उसके बाद में उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसका जो डेब्यू मैच था वो रॉक से बेटर था। इसके ऊपर रॉक ने रिप्लाई करते हैं और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी कर देते हैं। रॉक उन्होंने भी ट्वीट किए हैं, लेकिन उसका मुझे, क्योंकि वो इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी में उन्होंने बताया है तो वो मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की है ग्रेसन वॉलर ने। और इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ हुआ जब ग्रेसन वॉलर ने इन्वाइट किया द रॉक को और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में, और वो भी रेंडमली किसी स्मैकडाउन एडिशन में। तो उसके ऊपर अभी तक रॉक का रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन जो ग्रेसन वॉलर है उन्होंने इनवाइट ज़रूर किया है द रॉक को, क्योंकि इन दोनों के जो ट्वीट्स एक्सचेंज है वो हमें ट्विटर के ऊपर देखने को मिले हैं। तो आप लोग क्या द रॉक का जो रिटर्न है वो देखना चाहते हो, और वो भी ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में? तो अभी तक जितने भी ग्रेसन वॉलर के इफेक्ट शोज हुए उसमें सारे ही लेजेंड्स आए हुए हैं, जिस तरीके से जॉन सीना उसके साथ इन्वॉल्व हुआ, एज हुआ, और अब अगर रॉक आ जाते हैं तो पता नहीं ग्रेसन वॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और WWE उसकी पॉपुलैरिटी यूज़ कर सकती है ग्रेसन वॉलर के जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए। तो क्या पता द रॉक आउट ऑफ नोवेयर आ जाए ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में। तो आप लोग ये जस्ट उसका ट्विटर के ऊपर झगड़ा समझते हो या आने वाले टाइम में इसको लेकर WWE कुछ प्लान कर सकती है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रियल फाइट से। तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ था जहां पर मेन इवेंट में हमें जजमेंट डे और सेथ रॉलिंस सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का जो 6 मैन टैग टीम मैच था वो देखने को मिला था। तो इसके बाद एक अपडेट निकल के सामने आई कि इन 6 सुपरस्टारों के बीच में बैक स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट्स हुए थे और काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई थी इस मैच को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से WWE ने सारे जो स्पॉट्स है वो प्लान किए थे तो उसी तरीके से सही तरीके से किसी एक सुपरस्टार का तो नाम नहीं लिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो बताया जाना है इस अपडेट का वो यही है कि इन 6 में से किसी सुपरस्टार के बारे में जो है वो है
कि इसने सारे जो मूव्स है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, और इस तरीके से जो मैच था उसकी एंड में भी कुछ लास्ट मिनट में भी चेंज हुआ था, तो इस वजह से इन 6 सुपरस्टारों के बीच में थोड़ी सी बेसबाजी हो गई थी। लेकिन सारी चीज़ें जो है वापस से बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। तो ये भी जो चीज़ें हैं बैक स्टेज में हमें देखने को मिली है, लेकिन ये हमें अपडेट्स के अकॉर्डिंग पता चला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर जो है उसका आज बर्थडे है, तो आप लोग स्पैम कर सकते हो हैप्पी वाला बर्थडे, ब्रॉक लेसनर को विश कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज ब्रॉक लेसनर का हैप्पी वाला बर्थडे है, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको विश ज़रूर करना और कमेंट करके हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना। तो यही कुछ था ब्रॉक लेसनर के बारे में। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस और जे ऊसो से। तो रोमन रेंस और जे ऊसो का जो मैच होने वाला है वो तो होगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक एंडिंग हो सकती है, और इसकी जो एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से WWE कर सकती है कि जिस तरीके से जो रोमन रेंस है वो लास्ट मोमेंट पर 2.5 में जिस तरीके से किक आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि जो जे ऊसो है वो जीत भी सकते हैं, टाइटल चेंज भी हो सकता है। लेकिन वापस से जो ट्राइबल चीफ है रोमन रेंस है वो अपनी हील टेक्टिक्स को यूज़ करके उसका जो टाइटल है वो वापस ले सकता है। और दूसरी यहाँ पर सबसे जो बड़ी पॉसिबिलिटी इस मैच की बताई जा रही है मैच के एंडिंग की, तो यहाँ पर ब्रे वाइट जो पिन है उसका रिटर्न देखने को मिल सकता है, और वो आके अटैक कर सकता है रोमन रेंस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है उसमें से 2 बड़े स्टार्स को निकालना है, मेन इवेंट फ्यूचर के मेन इवेंटर्स को निकालना है, और इसमें से एक नाम है जे ऊसो का और एक है सोलो सिक्वाई का। तो ये जो 2 सुपरस्टार है ये ब्लड लाइन में राइजिंग सुपरस्टार्स के तौर पर आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे, और सोलो सिक्वाई और जे ऊसो जो है रोमन रेंस के बाद आप लोगों को मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस दोनों सुपरस्टार के ऊपर WWE इस स्टोरी लाइन के अंदर फोकस कर रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, जिमी ऊसो का यहाँ पर नाम नहीं है, तो वो भी बताइए कि क्यों नहीं है, और जिमी ऊसो क्या मेन इवेंट करने के काबिल ही नहीं है। वेल इसके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रही। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।